तो दोस्तों 8 से 10 दिसंबर को दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। पहला वेकफिट का एंड दूसरा कोरोना रेमेडीज का। हालांकि कोरोना रेमेडीज के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेकफिट आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ को हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके रेवेन्यू के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में क्या डिसीजन बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि आगे का जो भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। फिर चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें वेकफिट कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर्स होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस ब्रांड है, जो घर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट सामान को खुद से बनाती है, बेचती है और उसे ऑनलाइन आपके घर तक डिलीवर करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी चालू हुई थी मैट्रेस के नाम पे, बट आज ये जो कंपनी है वो घर को डेकोर करने के लिए हर एक सामान आपको प्रोवाइड करती है। वो या तो टीवी यूनिट हो गया, कैबिनेट हो गया, या फिर किचन या फिर डाइनिंग फर्नीचर हो गया, या फिर होम एसेंशियल्स जैसे किड्स फर्नीचर या फिर कर्टन एंड होम डेकोर्स हो गया। ये कंपनी ऑनलाइन अपने साइट के माध्यम से एंड ऐप के माध्यम से हर सामान आपको घर बैठे भिजवा देती है। ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए किसी थर्ड पार्टी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। ये कंपनी जो काम करती है वो डायरेक्ट टू कस्टमर्स करती है, यानी सीधा अपने फैक्ट्री से सीधा आपके पास ये कंपनी अपना सामान को डिलीवर करती है। बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो दोस्तों इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो आपको मैट्रेस सेगमेंट से देखने को मिल जाएगा। FY25 का इसका रेवेन्यू लगभग 1274 करोड़ के आसपास था, जिसमें से 60% का जो रेवेन्यू है वो आपको मैट्रेस से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, FY25 में लगभग 764 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आपको मैट्रेस सेगमेंट से देखने को मिला हुआ था। बाकी 30% जो रेवेन्यू है वो आपको होम फर्नीचर से देखने को मिला था, एंड रिमेनिंग 10% का रेवेन्यू जो है वो आपको होम डेकोर्स जैसे एसेंशियल सर्विस से देखने को मिला हुआ था। वहीं अगर बात करें बिजनेस के तुलना में इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट ये कंपनी एबिटा वाइज देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है। हालांकि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको ठीक ठाक ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर पिछले एक साल के बारे में बात करें तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 28% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले में FY25 का जो लॉस था इस बार ज़्यादा था। पिछले साल कंपनी का लॉस लगभग 15 करोड़ के आसपास था, जबकि इस साल कंपनी का लॉस लगभग आपको 35 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, यानी लगभग 120% के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट था वो गिर गया था। बट FY25 के मुकाबले FY26 के सेकेंड क्वार्टर तक बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर तक ये कंपनी 35 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर चुकी है, यानी इस बार ये कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल बन सकती है। बट हालांकि दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के उसकी एक साल की अर्निंग पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए। मे बी ये कंपनी सेकेंड क्वार्टर तक तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट ऐसा भी हो सकता है कि FY26 में ये कंपनी अगेन एक लॉस मेकिंग कंपनी बन सकती है। हालांकि कंपनी को आईपीओ लाना था, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आईपीओ के लाने के लिए ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। हालांकि अगर आप एबिटा लेवल पे देखते हैं तो एबिटा लेवल पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका ROE ROC सब कुछ आपको माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर इसके डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका डेट टू इक्विटी 0.53 का है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल माना जाएगा इस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हुए एंड इसके ग्रोथ को देखते हुए। वहीं फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ये कंपनी अपना IPO 89 के पी पे लेके आ रही है। हालांकि ये जो 89 का पी रेशियो है वो दोस्तों मैंने FY26 के हाफ ईयरली के हिसाब से रखा हुआ है। अगर ऐसा FY25 तक का डाटा लेते हैं तो उसमें आपको इसका पी रेशियो माइनस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल FY25 तक ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट अगर FY26 के सेकेंड क्वार्टर तक के डाटा देखा जाए तो उसके हिसाब से ये कंपनी अपना जो IPO है वो 89 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग आपको 2 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि इसी जैसी सिला फोम नाम की एक ऑलरेडी कंपनी मार्केट में है, जिसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है स्लीपवेल। आई होप कि स्लीपवेल को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह भी कंपनी मैट्रेस बनाने के लिए जानी जाती है।
स्लीप वेल का अभी पी रेशियो लगभग 42 के आसपास देखने को मिलेगा एंड उसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 17-18 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों का रेवेन्यू भी देखते हैं तो दोनों के रेवेन्यू में भी आपको डबल का अंतर देखने को मिल जाएगा। FY25 में वेकफिट का रेवेन्यू लगभग 1274 करोड़ के आसपास था, जबकि सिला फर्म का रेवेन्यू लगभग 3000 करोड़ के आसपास था। यानी रेवेन्यू के मामले में भी वेकफिट सिला फर्म से काफ़ी पीछे है। इसलिए इन डाटा को देख के बोल सकते हैं कि दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। हालांकि कंपनी स्केलेबल है, अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल बनी है एंड कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। इसलिए फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ इस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत महंगा रखा गया है। वहीं बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये आईपीओ 8 से 10 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 185 रुपये से लेकर 195 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 1288 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 377 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू रहने वाला है एंड 911 करोड़ के आसपास का जो फंड रहेगा वो दोस्तों ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है। जी हाँ, इससे तो क्लियर हो गया कि ज़्यादा जो पैसा है आपका वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी जो भी इसमें वीसी या फिर ईयरली इन्वेस्टर्स थे वो अब इस आईपीओ के जरिए इस कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। जो भी ये फ्रेश इशू होगा उसको कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 76 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,820 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% के आसपास ही कोटा रखा गया है। हालांकि दोस्तों FY25 तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसीलिए इस आईपीओ में रिटेल का जो कोटा रहने वाला है वो आपको 10% के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी 1290 करोड़ के आसपास का ये जो आईपीओ होगा, जिसमें से 129 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो आपको रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। बात करें एचएनआई के बारे में तो एचएनआई का कोटा इस आईपीओ में 15% का आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एचएनआई के लिए लगभग 193 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म या फिर इवन शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में कहीं ना कहीं लगभग 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 20% के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और लॉट पे। हालांकि दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट के डिमांड पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी दोस्तों 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन होने वाला है एंड अभी तक इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है, जो कि अच्छा माना जाएगा। एंड फिलहाल अगर आईपीओ के दूसरे एंड तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो जी हाँ, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए। वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंपनी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करना होगा एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करना होगा। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी जो बिजनेस है वो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है अब वैसे वैसे लोग भी अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए कंपनी जो बिजनेस है वो आपको ग्रोइंग सेक्टर से देखने को मिल जाता है। बट हालांकि दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर में बिलोंग करती है उसमें आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है एंड कुछ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है। बट बात दोस्तों अगर करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में तो ये कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर में टॉप 3 नंबर पे आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें डायरेक्ट टू कस्टमर्स के बारे में तो डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। बट अगर बात करें ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में तो ओवरऑल इन सारी कैटेगरी में ये कंपनी टॉप 3 नंबर पे आती है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन देखा जाए तो फंडामेंटल तो ओवरऑल चलो ठीक ठाक है, बट अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपना वैल्यूएशन अपने पीर के मुकाबले एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी हाई रखी हुई है। अगर बात करें सिला फॉर्म के बारे में तो इससे बेटर तो अभी आपको सिला फॉर्म ही देखने को मिल जाएगा, जिसके पास स्लीपवेल जैसे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी सिला फॉर्म से भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ की हुई है एंड ये ग्रोथ अगर आगे सस्टेन करता है तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी सही रहने वाली है। बट देखना ये होगा कि क्या ओवरऑल ये कंपनी FY26 में फंडामेंटल वाइज प्रॉफिटेबल रहती है या फिर नहीं रहती है।
बट अभी बात करें तो अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए स्टिल हमें वेट करनी चाहिए कि ओवरऑल FY26 में इसका जो फंडामेंटल है वो कैसा रहेगा। क्या ओवरऑल वाकई में कंपनी फंडामेंटल वाइज प्रॉफिटेबल बनती है या फिर नहीं बनती है, उसके बाद ही हमें लॉन्ग टर्म में इसके साथ जानी चाहिए। इसलिए फिलहाल मैं तो इस IPO में अभी केवल लिस्टिंग गेंस एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी ठीक ठाक है। अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा चलता है तो ठीक ठाक इससे प्रॉफिट भी मिल सकता है। इसलिए अभी केवल मैं लिस्टिंग गेंस के लिए ही जाने वाला हूँ, एंड मार्केट ठीक ठाक रहा तो उसको शॉर्ट टर्म में भी कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको जो भी डिसीजन लेना है अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही लेना है। हालांकि दोस्तों ये तो था मेरा पूरा अपना पर्सनल ओपिनियन इन IPO को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, कोरोना रेमेडीज़ का भी IPO 8 से ही खुलने वाला है, तो अभी तक आप उस IPO का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो पर क्लिक करके उसका भी आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।